हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मास्टर्स आईडी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज ये एक सडनली ऐसा कैसे वीडियो आ गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन और विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। सो दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ एकदम रैंडम वीडियो है एंड मेरे साथ आज नीरज कुमार शर्मा है। आज नीरज भाई मेरे साथ हैं और मैं आपको उनकी जर्नी के बारे में बताऊंगा और वो लोग जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग में आना चाहते हैं, ओएससीपी जैसे बड़े सर्टिफिकेशन के सपने देखते हैं, या फिर ओएसडब्ल्यूई जिस सर्टिफिकेशन के बारे में काफी लोगों ने सुना भी नहीं है, उन सभी लोगों के लिए इस वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसीलिए आज रैंडम नीरज भाई से बात हो रही थी, तो मैंने सोचा ठीक है, उन लोगों के लिए जो अभी ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, फिर साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक रैंडम टॉक में आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज मेरे चैनल पे देखे और बहुत सारा आपने प्यार दिया, उस सबके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और इस वीडियो को देखने के बाद भी डेफिनेटली मैं आपको मेक श्योर करता हूँ कि आपको पूरा सर्टिफिकेशन का ट्रैक क्लियर हो जाएगा, कैसे ओएससीपी ऐसे बड़े सर्टिफिकेशन को आप क्लियर कर सकते हो, इन सभी चीज के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके एवरीवन, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मेरे साथ है नीरज भाई, और जो नीरज भाई हैं वो ओएससीपी होल्डर है एंड ओएसडब्ल्यूई होल्डर है। तो काफी लोगों को ओएससीपी के बारे में तो पता है, लेकिन ओएसडब्ल्यूई के बारे में नहीं पता। तो इन सब चीजों के बारे में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको नीरज भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बट मैं इनको इतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा जितना जितना ज्यादा ये खुद को कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा नीरज से, नीरज प्लीज मेरी ऑडियंस को और जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको बताओ अपने बारे में, कैसे आपने जर्नी स्टार्ट करा और कैसे आप ओएससीपी डब्ल्यू तक आए। ओके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच राहुल भाई, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया। मैं भी थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसा कि राहुल भाई ने आपको मेरा नाम बता ही दिया है, नीरज शर्मा। एंड करेंटली मैं एक प्राइवेट फर्म के लिए काम करता हूँ, और उससे पहले मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया है एज अ मालवेयर एनालिस्ट एंड एज अ रेड टीमर। मेरा जो जर्नी था ओएससीपी का, वो शुरू हुआ था ट्वेल्थ के बाद। एक्चुअली ट्वेल्थ के बाद हम सभी को अपने करियर ऑप्शंस पे सोचना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि मेरे को हम्म। साइबर सिक्योरिटी में ही जाना है, और इसीलिए मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है उसको डिस्टेंस से करना ज़्यादा बेटर समझा। एंड जब मैंने अपना ग्रेजुएशन डिस्टेंस से करने के लिए अप्लाई किया, तो उसी समय पे मैंने दिल्ली में एक फर्म ज्वाइन किया जो कि मेरे को साइबर सिक्योरिटी का ट्रेनिंग देता था। बट ऑनेस्टली वो फर्म मेरे को उतना कुछ नहीं सिखा पाया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। बट वहाँ से मुझे मेरा करियर पाथ मिल गया था। मतलब वहाँ से मेरे को ये पता लग गया था हम्म। कि मुझे आगे कौन से सर्टिफिकेशन करने हैं और उन सर्टिफिकेशंस की वैल्यू क्या है। एंड उस टाइम पे ओएससीपी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी, शायद आज उतनी नहीं है, बट उस टाइम पे ओएससीपी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। एंड वहाँ से मेरे को पता लगा कि ओएससीपी करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके प्रिपरेशन के लिए मैंने सबसे पहले अपना नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग किया, एंड उसके बाद अपनी एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करी, एंड देन हैक द बॉक्स और ट्राई हैक मी से स्टार्ट किया। तो मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ओएससीपी का सब्सक्रिप्शन ले लिया था मैंने, तो उसी समय मेरा जो लैब था वो एक वीक बाद स्टार्ट होने वाला था। एंड तब तक मैंने हैक द बॉक्स की करीब 80 और 85 मशीन्स कर ली थी। तो मेरे को अच्छा खासा ओहो। कॉन्फिडेंस था कि मैं जो ओ की लैब्स हैं उनमें अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। बट उसी समय क्या हुआ कि मेरी मदर पैरालाइज हो गई, और उनको आई थिंक हम्म। 45 डेज़ के लिए आईसीयू में रहना पड़ा। तो मेरा कुछ जो लैब टाइम था वो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही चला गया, और मैं उसमें कुछ काम नहीं कर पाया। बट थैंक्स टू ऑफसेक दैट उन्होंने मेरा जो लैब टाइम था वो पॉज कर दिया था 1 मंथ के लिए। मेरे पास जो डे बचे थे वो करीब 15 डेज बचे थे, क्योंकि मैंने खाली 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था। तो उन 15 डेज में मैंने फिर 30 के अराउंड मशीन कंप्लीट करी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से ही सब काम करता था और खाली रात में घर आता हम्म। था। देन सारा चीज़ रैप अप करने के बाद फिर क्या हुआ, मेरी जो मदर है वो भी डिस्चार्ज हो गई, और मेरा जो लैब टाइम था वो दिसंबर में ख़त्म हो गया था। एंड जनवरी फर्स्ट वीक में मेरी मदर घर आ गई थी। तो फिर हमने उनका मतलब घर से ही सारी चीज़ होती थी, तो मैंने ठान लिया था कि अब ये 2-3 महीने में इसको करना ही है, और फिर एक जॉब के लिए ट्राई करूँगा। तो फिर जैसे तैसे 2-3 महीने मैंने मेहनत किया अच्छे से, और काफ़ी सारे जो इन डेप्थ बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी क्लियर करी अपनी। और
इवेंचुअली वो दिन आ गया 1 मार्च 2020। आज भी मेरे को वो डेट अच्छे से याद है। एंड उस डेट को मेरा एग्ज़ाम था। तो सब चीज़ सही हुआ। फर्स्ट 4 आवर्स में मेरे को 3 मशीन का एक्सप्लॉइट पाथ पता लग गया था। बट वो मेरे से एक्सप्लॉइट एक भी नहीं हो रही थी फर्स्ट 4 आवर में। ओ, 5th आवर में मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, थोड़े म्यूज़िक वगैरह सुने, बट उसी समय पसीना बहुत आ रहा था। सो मैंने थोड़ा छोटा सा वॉक लिया। और 6 आवर्स में मैंने सारी चीज़ों को दोबारा से देखा, तो सब चीज़ के पेलोड्स में कुछ ना कुछ फ्लैग्स मिसिंग थे। तो वो फ्लैग्स मैंने ऐड किए। और इवेंचुअली 8 और 9 आवर्स में टोटल मेरी 4 मशीनें कंप्लीट हो गई थी। देन 5th मशीन के लिए मेरे को थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि मैं 5th मशीन पूरी कर नहीं पाया था। उसका मेरा कुछ पार्ट रह गया था, एक्चुअली उसका मेरा प्रिविलेज एस्केलेशन रह गया था। तो ये था कुछ मतलब एक्सपीरियंस मेरा ओएससीपी का। बट इसमें एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया कि मैं फ्लैग्स करते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरा। तो आफ्टर एग्ज़ाम वो मेरे को पता लगा कि मैंने फ्लैग सही से सबमिट नहीं किए हैं। तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में भी था कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद मैं पास नहीं हो पाया, इस छोटी सी चीज़ से तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रहूँगा। और उसके हम्म, लिए फिर मैंने एक बार को तो मैंने सोचा कि फेल हो ही जाऊंगा तो रिपोर्ट बनाने से क्या फ़ायदा, तो मैं सब बंद करके बैठ गया था। बट फिर किसी तरीके से एक भैया आए थे, मतलब मेरे बड़े भाई हैं, कज़न, तो उन्होंने बताया कि अगर फेल ही होना है तो रिपोर्ट दे के ही फेल होते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से अच्छे से रिपोर्ट बनाया, उसको सबमिट किया। एंड उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था मेरी रिपोर्ट को वेरीफाई करने में, क्योंकि मैंने फ्लैग सही से सबमिट नहीं किए थे, तो ऑलमोस्ट 12 डेज लगे थे। एंड उन 12 डेज का जो इंतज़ार था वो काफ़ी मतलब बड़ा लगा मेरे को। बट हम्म, फाइनली मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है ऑफसेक की तरफ से। एंड फाइनली आई डिड दैट ओएससीपी। अमेजिंग, अमेजिंग नीरज। सच में काफी ज्यादा आपने ऑनेस्ट ओपिनियन दिए एंड आपने अपना ऑनेस्ट स्टोरी शेयर करा, क्योंकि ऐसा होता है कई बार जब हम सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं तो हम जो भी हमारी चीजें रहती हैं, अच्छी चीजें एग्जैक्टली ना, वो तो हम बताते हैं, लेकिन आपने वो बताया जो फेलियर्स रहे, या फिर जो आपसे मिस्टेक्स हुई, है ना, वो आपने भी यहाँ पे, तो उससे क्या होता है, मतलब जो लोग इस डोमेन में आना चाहते होंगे या फिर जो सर्टिफिकेशन करना चाहते होंगे, है ना, उनको भी पता है कि हमें कहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, हमें कहाँ ज्यादा ध्यान रखना है, राइट। थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग एंड ऑनेस्ट स्टोरी शेयर करने के लिए। यू वेलकम नीरज, राहुल भाई। आपके पास वो ओएससीबी का बैच अभी भी अवेलेबल होगा? हाँ हाँ, वो डिजिटल ओशियन पे भी है एंड मेरे पास सर्टिफिकेट भी है अभी। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप उनको वो बैज एंड सर्टिफिकेशन जो भी आपका है वो आप उनको दिखाइए। यस श्योर। तो राहुल भाई, जैसा कि आपने सर्टिफिकेशन के लिए बोला, तो मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको अपना सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली ये मेरा सर्टिफिकेट है, आई थिंक थोड़ा रिवर्स में दिख रहा होगा आपको। एंड ओके, ये मेरा छोटा सा ये नाइस। कार्ड है ओएससीपी का। सो ओके। एक्चुअली लोगों को खाली ये दो चीज़ें मिलती होंगी, बट मुझे मेरे फादर की तरफ से ये चेयर भी गिफ्ट मिली, क्योंकि मैंने ओह, ओएससीपी पास कर दैट्स लिया ग्रेट, था। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, वाह, नाइस। ओके सर, नीरज, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज पे गौर किया, आपने कहा कि उस वक्त वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी ओएससीबी के एज कम्पेयर टू दिस टाइम। सो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आज उसकी वैल्यू कम है और उस वक्त बहुत ज्यादा थी? तो इसका मतलब हर किसी का इसका एक अलग नज़रिया हो सकता है देखने का। सो मैंने इसको इसलिए ऐसा कहा, क्योंकि अगर आप लिंक्डइन देखेंगे तो आजकल हर दूसरा बंदा जो है वो ओएससीपी कर रहा है, या उसको ओएससीपी करना है, हम्म, या उसने ओएससीपी कर लिया है। सो वो हम्म, चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल लिंक्डइन पे दिख रही है। तो मैं इसीलिए मेरा ये पॉइंट था कि आजकल जो ओएससीपी की वैल्यू है वो उतनी नहीं है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज लिए हैं जिन्होंने ओएससीपी किया है और उनको बफर ओवरफ्लो का बेसिक नहीं पता होता, या उनको हाँ, ये पता नहीं होता कि नेटवर्क में मशीन को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, या किस तरीके से हम प्रिविलेज एस्केलेशन करते हैं, या किस तरीके से हम पिविटिंग कर सकते हैं। तो मेरे को नहीं पता कि वो किस तरीके से पास हो जाते हैं, मे बी उस टाइम उनको आता हो, या इंटरव्यू में वो नर्वस हो गए। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा हम्म, गैप लगा उनकी नॉलेज में और उनके सर्टिफिकेशन में। अगर आप ऑनेस्टली ओएससीपी को करते हो तो डेफिनेटली इसकी काफ़ी वैल्यू है। और वो जब आप इंटरव्यू दोगे, जब आप अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करोगे, वो आपकी कॉन्फिडेंस में अलग ही दिखेगा। हम्म,
ओके। सो नीरज, ओएससीपी के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ आपके पास ओएससीपी के साथ साथ ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एक और सर्टिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं OSWE। तो ओएससीपी के बारे में तो बहुत ही लोग आजकल जानते हैं, हजार वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन यार OSWE के बारे में हमें बताओ। कैसे आपने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे आपको एक ख्याल आया कि नहीं यार, अब मुझे ओएससीपी से एक लेवल ऊपर जाना है, मुझे OSWE करना है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली जब ओएससीपी कर लिया था मैंने, तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए थे, और उन इंटरव्यूज़ में जो मेरा मेन मिस्टेक था वो ये था कि मैं सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था वेब में। तो ओके। वहाँ से मैंने सोचा कि मेरे को OSWE के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा वेब के लिए, क्योंकि OSCP जो है वो मोर फोकस करता है आपके नेटवर्क स्किल में। तो इस हम्म। वजह से मैंने OSWE को चूज किया, और उस समय मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, तो मेरे पास फ्री टाइम था और मैं अपनी स्किल को और ज़्यादा अच्छा कर सकता था या और ज़्यादा शार्प कर हम्म। सकता था। तो इस वजह से मैंने OSWE को चूज किया, एंड दिसंबर में मैंने इसको परचेज किया। एंड जो मेरा स्टार्टिंग डेट था वो था मार्च 2021, एंड दिसंबर 2020 में मैंने इसको परचेज किया था। एंड दिसंबर में ही इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऑफर आया था, कुछ ओके। 200 या $300 सस्ता मिल रहा था 2 महीने का OSWE लैब। तो मैंने उस ऑफर के चलते हुए OSWE परचेज कर लिया था। सो ओके। मेरा जो लैब स्टार्ट होने वाला था वो 1 मार्च से, आई थिंक, या 20th फेब से होने वाला था स्टार्ट। तो उसके लिए मेरा प्लानिंग था कि जनवरी एंड फेब में मेरे को अपनी कोडिंग स्किल अच्छी करनी है और अपना एन्यूमरेशन स्किल अच्छा करना है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एन्यूमरेटर बन जाएं, बट हमेशा एक इम्प्रूवमेंट का रूप रहता ही है, रहता ही है। और जितना हम्म। ज़्यादा आप एन्यूमरेशन करोगे उतना ही आपके जो सक्सेस रेट है वो हाई रहेगा। तो जो मैंने सोचा था ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बग बाउंटी में लग गया था ऑनेस्टली, क्योंकि उस समय ओके। मतलब मेरे कुछ दोस्त बने थे और हम रात को 10 बजे से 1, 1:30, 2 बजे तक बग बाउंटी करते थे। बट वहां से मेरी वेब की ओह। चीजें क्लियर होने लग गई थी। ऑल्दो मेरा कोडिंग का एक्सपीरियंस इंक्रीज नहीं हो रहा था, बट मेरे को वेब में नई नई वर्नेबिलिटीज मिल रही थी। सो फाइनली मेरा लैब का टाइम स्टार्ट होता है, एंड उस टाइम पे मेरे को पता लगा कि मेरे को बग बाउंटी पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब आप लैब सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको ये मतलब ये वहाँ आपको सारे कोड्स पढ़ने होंगे, और उन कोड्स के अंदर से वर्नेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए आपका जो कोडिंग स्किल है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि आपको कोड हम्म। पढ़ना आना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली ये चीज़ गलत है। आपको कोड पढ़ने के साथ साथ आपको कोड का जो बैकएंड है उसको फिगर आउट करना भी आना चाहिए। इन द सेंस, जब आप कोड हम्म। पढ़ रहे हो तो आपको ये पता हो कि ये बैकएंड में कर क्या रहा है। खाली पढ़ने से ही आप उसको अच्छी तरीके से समझ हम्म। नहीं पाओगे। तो ये चीज एग्जैक्टली। मेरा मिसिंग था जब मैं अपना लैब टाइम कर रहा था। और धीरे धीरे फिर मैंने वीडियो, हर एक वीडियोस को कम से कम मेरे को 10 से 11 बार देखना पड़ता था, जहाँ पे वो वर्नेबिलिटीज को एक्सप्लेन करते थे कि ये वर्नेबिलिटीज क्यों हैं और इसको कैसे मिटिगेट कर ओके। सकते हैं। तो उसको जब मैंने समझा और जब उसको अच्छे से ट्राई किया तो वो सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी। लेकिन वो इतना ही समझ में आ रहा था जितना मेरे को सॉल्यूशन पता है। लेट सपोज वीडियोस में एक्स वाई जेड की वर्नेबिलिटीज बता दी, तो उस एक्स वाई जेड को मैं प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकता था। बट अगर वो हम्म। सॉल्यूशन नहीं होता तो मैं उसे नहीं कर पाता। मेरा जो लेवल था वो ये था जब मेरा लैब स्टार्ट हुआ था। सो मेरा ओके। एक्चुअली 2 महीने का जो लैब टाइम था, उसी टाइम पे मेरी जॉब लग गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। एंड वहाँ से जो मेरा फोकस था वो टूट गया थोड़ा OSWE के लिए, क्योंकि जो मेरा टाइमिंग ओके। था जॉब का वो था 9 to 5, और 1.5 घंटा आना 1.5 घंटा जाना। बट ओके। उसी टाइम अनफॉर्चुनेटली कोविड की सेकेंड वेव आ गई थी। तो मेरा जो ऑफिस था वो वर्क फ्रॉम होम हो गया था, तो मेरे लिए एक एडवांटेज ओके। था। बट वो उस एडवांटेज को मैं उतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, क्योंकि उस टाइम पे हमारे जो काफ़ी रिलेटिव्स या नोन पर्सन थे उनकी डेथ होने लगी थी। तो उस वजह से ओह। वो टाइम भी उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो पाया था। अगेन मेरा जो लैब टाइम था वो एंड होने वाला था। तो मैंने ऑफसेक को रिक्वेस्ट किया कि मेरा थोड़ा सा जो कोर्स है वो रह रहा है, एंड मेरी जो 2-3 मशीनें होती हैं एक्स्ट्रा माइल्स की, वो मेरे को आप करने दीजिए। तो उन थैंक्स टू ऑफसेक, अगेन उन्होंने वो परमिशन मेरे को ग्रांट कर दी थी।
उस एक वीक के गैप के लिए मैंने अपनी ऑफिस से छुट्टी ली और वो जो रैप 2-3 मशीन थी उनको जल्दी से रैप अप किया अच्छे से समझ के। तो ये था मेरा ओके। लैब टाइम का जर्नी। अब मेरे को अपने आप पे उतना अगेन कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था कि मैं ओ एस सी पी ओ एस डब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए अपने आप को रिप्रेजेंट करूं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जितने भी ओपन सोर्स पीएचपी के जो वेब सीएमएस होते हैं या जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे डीवीडब्ल्यूए या एब्स्ट्रैक्ट सीएमएस आई थिंक, मैं बी अभी वैप। बी वेब या एब्स्ट्रैक्ट सीएमएस अभी प्रॉपर मेरे को नाम याद नहीं है। सो उन हम्म। जो सीएमएस होते हैं उनका मैंने खुद से सोर्स कोड रिव्यू किया। धीरे धीरे ओके। वो चीज मेरी इंक्रीज हुई कि कहाँ से यूजर इनपुट आ रहा है और वो कहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा है पीएचपी में, और क्या वो डेंजर तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो लर्निंग हम्म। थी मेरी रियल लर्निंग, कि हम किस तरीके से अप्रोच करते हैं वेब एप्लीकेशन को, ये रियल लर्निंग मेरे को मिली लैब्स के बाद। क्योंकि उस टाइम पे मेरे ओके। पास कोई ऑप्शन नहीं था, या तो करो या मरो, ये वाला सिचुएशन था। हम्म। अगर मैं फेल करता हूँ तो जो मेरे पैसे हैं वो वेस्ट जाएंगे, अगर मैं पास करता हूँ तभी मेरे को कुछ फायदा मिलेगा। तो हम्म। मेरा लैब एंड हो गया था, आई आई थिंक जुलाई में एंड हुआ था शायद। उसके बाद जो मेरा एग्जाम का टाइम था वो था अक्टूबर 14 अक्टूबर लास्ट डेट थी। बट जो मैंने एग्जाम दिया था वो दिया था आई थिंक 10 नवंबर में। क्योंकि अगेन मैंने ऑफसेट को रिक्वेस्ट किया था कि उस टाइम पे मेरे को मतलब मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था। अ, ओह। हाँ, तो हमें मेन टेंशन थी अपनी मदर की, क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही खराब हम्म। थी। तो इस वजह से मैं हम्म। पढ़ नहीं पा रहा था ओएसडब्ल्यू के लिए। अगेन ऑफसेट ने मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट किया और मेरे को परमिशन ग्रांट किया। तो फाइनली 10 नवंबर वो डे था मेरा एग्जाम का। एंड उस एग्जाम को मैंने कर लिया था 30th आवर्स में कर लिया था मैंने। एंड उसको करने के बाद मैंने एग्जाम को एंड नहीं किया, उसी समय रिपोर्ट बनाने लग गया था मैं, ताकि कोई अगर ओह। स्क्रीनशॉट मिस होता है तो मैं उसको दोबारा से ले सकता हूँ हम्म। और अपना रिपोर्ट जो है अच्छा बना सकता हूँ। मेरा रिपोर्ट भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बट जब मैंने एग्जाम को एंड किया तो मेरे को काफी डर लगा कि कहीं कुछ मिस ना हो गया हो। क्योंकि वो एक फियर हमेशा था मेरे मन में कि कहीं कुछ मिस ना हो हम्म। गया हो और मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उस टाइम पे हम्म। मैं रात को सो भी नहीं पाया था सही से। एंड जल्दी मॉर्निंग उठ के अपना रिपोर्ट बनाया और जल्दी से सबमिट कर दिया। और फिर मैंने एक दिन का वेट किया था और मैं साइकिलिंग कर रहा था, और जस्ट तभी मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आता है ऑफसेक की तरफ से। एंड वो भी काफी मतलब हैप्पी पल था मेरे लिए। ओके, तो उसका भी सर्टिफिकेशन आपके पास होगा? हाँ हाँ, उसका भी सर्टिफिकेशन है मेरे पास, मैं आपको ओके, अभी शो प्लीज कर देता हूँ। वो भी अगर आप श्योर। यस। तो उसका सर्टिफिकेट ये है एंड उसका कार्ड है ये। वाओ। हाँ। एंड अमेजिंग। जब मैंने OSWE कर लिया था तो फिर अपने लिए एक नया लैपटॉप लिया मैंने। ओह, गिफ्ट फॉर योरसेल्फ। यस। ओके। नीरज, ये जो OSWE का एग्जाम होता है, ये कितने आवर्स का होता है? ये 48 आवर्स का, और प्लस आपको ट्वेंटी 48 फोर आवर्स आवर्स का। अलग से रिपोर्ट के लिए मिलते हैं। ओके, एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर? 2 machines were there, and we have to make a POC of that after finishing the machines also. Like fully ओके, automate लाइक करना होता OSCP है। वी हैव 5 machines यस एंड नाउ। इन OSWE हमारे पास 2 machines होती हैं। हाँ, एंड उसको जब आप एक्सप्लॉइट कर लोगे ओके। मैनुअली तो फिर आपको किसी एक लैंग्वेज में उसका फुल पीओसी बनाना पड़ेगा और उसको फुली ऑटोमेट ओके। करना पड़ेगा। ओके, एंड अगर मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ तो ज्यादा चैलेंज कहाँ पे है आपको, OSCP में क्रैक करने में या फिर OSWE को क्रैक करने में? ऑब्वियसली OSWE में आया। एंड उससे भी ज्यादा जो मेरे को चैलेंज आया कि मैं स्क्रिप्ट फुली ऑटोमेट करने के लिए जो स्क्रिप्ट बना रहा था पाइथन में, उसमें काफी सिली मिस्टेक्स कर रहा था। तो उसमें मेरा 3-4 ओके। घंटे एक वेरिएबल की वजह से मिस हो गया। उस टाइम पे तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई सब कर लिया मगर फिर भी फेल ही हो जाएंगे अब। हाँ हाँ हाँ। ओके। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
सो नीरज, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो लोग OSCP या फिर OSWE के लिए आना चाहते हैं, तो अगर मैं आपको इसको एक समरी में कहने के लिए बोलूँ, राइट, क्योंकि हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अगर मैं आपकी नजर से देखूं और एक इन अ नटशेल अगर मैं बात करता हूँ, तो वो 4-5 पॉइंट आपकी तरफ से जो उनको OSCP अगर करना है, तो वो मेन पॉइंट कौन कौन से, वो मेन प्री रिक्विजिट्स कौन कौन से इनको ध्यान में रखना चाहिए OSCP को करने के लिए, फिर OSWE को करने के लिए। ओके, सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बिलीव इन योर सेल्फ। उसके बाद आते हैं टेक्निकल पॉइंट्स, क्योंकि जब तक आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे हार हम्म। मानने लगेंगे। तो सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरा जो पॉइंट है, आपके नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। ये मैं सिर्फ इन सर्टिफिकेशन के लिए नहीं बताऊंगा, आई थिंक इन सर्टिफिकेशंस के बाद जो हमारी रियल स्ट्रगल है वो शुरू होती है, क्योंकि वहाँ हमें अपने आप को प्रूव इन करना साइबर पड़ता है। सिक्योरिटी वी कैन से कि यस, नेटवर्किंग इज मस्ट। yes, networking is must. Second point. Third is any programming language. Any one programming language, ओके। you have to be very good on it. Like if आपको इन Python डेप्थ। करना है, तो आपको Python इतना करना है कि आपसे अच्छा शायद ही कोई करे, या कहीं आप फंसो ओके। तो आप उसको ज्यादा टाइम ना लो और जल्दी से आप उसको मिटिगेट कर पाओ उस प्रॉब्लम को। नाउ थर्ड पॉइंट ये था। फोर्थ पॉइंट, आपका एनुमरेशन स्किल काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप साइबर सिक्योरिटी में एनुमरेट करोगे चीजों को, उतना ही ज्यादा आप आपके जो चांसेस हैं सक्सेस होने के वो बढ़ जाएंगे। और जो पांचवा पॉइंट है, रेगुलर लर्निंग। काफी बार ये होता है लोगों की जॉब लग जाते हैं एंड वो रेगुलर लर्निंग छोड़ देते हैं, तो वो उन्हें उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता, वो तब रियलाइज होता है जब वो ऐसा रेगुलर 1 साल तक करते हैं। तो रेगुलर ओके। लर्निंग। तो और यही कुछ 5 पॉइंट है मेन, जो मैं कहूँगा कि आपको एक काफ़ी अच्छा साइबर सिक्योरिटी में करियर बनवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच नीरज फॉर दिस अमेजिंग गाइडेंस। एंड आई होप जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, वो सबको भी ये क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली OSCP के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे आपने प्रिपेयर करना है। एंड इसी के दौरान मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि नीरज, आपकी एज क्या रही होगी जब आपने OSCP को क्रैक किया, जब OSWE को क्रैक किया? जब ओ एस सी पी को किया था आई थिंक 19 थी मेरी एज, एंड ओ एस डब्ल्यू को ओह, किया था तब 21st थी। अमेजिंग यार, अमेजिंग नीरज। अच्छा, मतलब 19 साल की उम्र में आपने OSCP क्रैक किया था। हाँ जी। दैट्स एन अमेजिंग थिंग, यू नो। तो जैसे नीरज ने 19 साल की उम्र में OSCP को क्रैक कर लिया, और अगर नीरज कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं जो ये वीडियोस को देख रहे हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रेसिवियरेंस। ये तीन चीजें हैं, और फोर्थ अगर आप देखें तो डेडिकेशन भी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो आप में अगर चीज चार चीज रखेंगे अपने पास, ऑब्वियसली आप भी वो चीज कर सकते हैं, जैसे नीरज ने 19 साल की उम्र में OSCP को क्रैक किया, 21 साल की उम्र में OSWE को क्रैक किया। तो उसके बाद नीरज, अभी भी आपकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी भी आप काफी अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आप काम कर चुके हैं जैसे कि आपने बताया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अभी कोई सर्टिफिकेशन करे हैं, बिगनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में? ओके, सो सबसे पहले मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन आपको जॉब दिलवा सकता है। सर्टिफिकेशन आपको इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करने का मौका दे सकता हम्म। है, लेकिन वो आपको जॉब नहीं दिलवा सकता। क्योंकि एज अ एग्जैक्टली। इंटरव्यूअर मैंने भी जितने इंटरव्यूज लिए हैं उनमें से कुछ इंटरव्यूज में ऐसे बंदे थे जिनके पास काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेट्स थे, बट उनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं था। हम्म। तो जो बिगनर हैं या जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, सबसे पहले मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि आप गिटहब में अपना एक रिपो बनाएं, उसमें अपने वॉक थ्रूज दें हेक्टा बॉक्स के, या अपनी कोई एक वेबसाइट बनाएं उसमें अपने वॉक थ्रूज दें, या आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, या आप कुछ भी ऐसा करें जिससे आपको लोगों को आपका काम दिखे कि आपको कितना आता है। हम्म। सर्टिफिकेशन इन शॉर्ट होता क्या है, उससे पता लगता है कि आपने ये चीज करी है और आपको ये चीज आती है। लेकिन हम्म। खाली सर्टिफिकेशन ही वो तरीका नहीं होता अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। आप काफी ओपन सोर्स चीजों के थ्रू भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि एक मेरा फ्रेंड क्या? है, वो काफी ज्यादा टेक्निकल है, उसे कर्नल लेवल एक्सप्लॉइटेशन काफी सारी चीजें आती हैं, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, और आज वो एक एमएनसी में काफी अच्छी जॉब कर रहा है एंड काफी अच्छा उसका पैकेज ओह। है।
तो उसने अपने आप को ओके। रिप्रेजेंट किस तरीके से किया, उसने मेरे को बताया था ये चीज कि मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया खाली अपने गिटहब रिपो से, अपनी वेबसाइट से, और अपने कुछ सीटीएस प्राइजेस जो मैंने जीते थे, एंड वो कुछ सीटीएस बनाए हम्म। थे उसने और वो काफी पॉपुलर हो गए। तो इन सारी चीजों से उसने अपने आप को रिप्रेजेंट किया। तो हमें अपने आप को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शोकेस करो, एंड यस। शोकेस करने के लिए मैं लोगों को बताना चाहता हूँ आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिंक्डइन। कनेक्शंस को बनाने के लिए, जो फ्रेशर्स हैं। राइट राइट, लिंक्डइन भी आप इस्तेमाल कर सकते हो और उसमें आप अपनी पोस्ट डालो कि आज मैंने ये किया है और आज मैंने ये सीखा है, इस हम्म। तरीके से। हम्म। तो ओके। ये कुछ सो पॉइंट्स हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं, मतलब कितना इजी है जॉब ले पाना, जो लोग फ्रेशर हैं अभी? सो इजी तो मैं कहूँगा उतना नहीं है। हाँ, अगर आप डेडिकेशन से 1 या 1.5 ईयर वर्क करते हैं डेडिकेशन से, तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी अगर आपके पास नॉलेज बट आ गई। जॉब्स अवेलेबल हैं फ्रेशर्स के लिए? जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काफ़ी टॉप पोजीशंस में हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं है उतनी। तो हम्म। नॉलेज गैप भी बहुत है इसमें और जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी बहुत है इसमें। ओके, थैंक यू अगर नीरज। आई होप, या, सॉरी, आई एम हाँ सॉरी, या प्लीज हाँ, कैरी ऑन। सो लाइक अगर किसी को जॉब नहीं मिलती उतनी अच्छी तरीके से, सो वो मेरा लिंक्डइन विजिट करके मेरे को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे उतने ज़्यादा आपके पास हम्म। अपॉर्चुनिटीज आएंगी। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्टली। कनेक्शंस बनाइए। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नीरज के लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, वहां पे जाके नीरज से आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड फॉर फर्दर जॉब्स अपडेट्स के लिए आप नीरज से कॉन्टेक्ट वहां पे कर सकते हैं। आई होप मैंने जितने भी क्वेश्चन नीरज से पूछे उन सभी क्वेश्चंस के आपको एक बहुत अमेजिंग आंसर नीरज के थ्रू मिले होंगे, एंड आपके काफी ज्यादा डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे, जैसे ही हमने पास्ट सीरीज हम करते आ रहे हैं, जितने आपके क्वेश्चन रहते हैं माइंड में, जो साइबर सिक्योरिटी पाना चाहते हैं, एथिकल हैकिंग करना चाहते हैं, नेटवर्किंग, ओएससीपी, आज तुमने ओएसडब्ल्यू के बारे में बात करी। तो आई होप मैं आप सभी लोगों की काफी ज्यादा हेल्प कर रहा हूँ इन इंटरव्यूज के थ्रू, इन पॉडकास्ट के थ्रू, एंड जितने भी लोग हैं जो कि और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं और भी नई चीजों के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। एंड नीरज का जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है, वो उसका मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे लिंक्डइन पे, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा भी लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का लिंक है, वहां पे जाकर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड नीरज का भी यूट्यूब चैनल है, तो उसको भी जरूर एक बार विजिट करें। नीरज, अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइए। सो एक्चुअली मेरा जो एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं इप्सेक की तरह वही चीज़ें हिंदी में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं फ्रेशर था तो मेरे को इंग्लिश उतना समझ नहीं आती थी और ऑनेस्टली अब भी नहीं आती उतनी ज़्यादा। सो मैं वही चीज़ें लोगों को हिंदी में समझाना चाहता हूँ। तो जो मैंने डिफ़िकल्टी फेस करी थी वो उनके लिए उतनी डिफ़िकल्ट ना हो, तो ये इसके लिए मेरा एक वाह। छोटा सा प्रयास है ये। वाह नीरज, तो देखा आपने नीरज किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं हमारी कम्युनिटी की, एंड उन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स की जो कि साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच नीरज, उन सभी लोगों की तरफ से आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर रहे हैं उन लोगों को, उन लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आई एम वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट इनफ, आपने इतना बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए। सो मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू नीरज। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आपको कैसा लगा मास्टर्स इन आईटी बाके, प्लीज शेयर कीजिए। मेरे को भाई काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए टाइम निकाल पाओगे। अभी भी मेरे को पता है आप कितने ज़्यादा बिजी हो और आप किस तरीके से आपने मेरे लिए टाइम निकाला है। तो थैंक यू वेरी मच भाई। और जो मेरा मैसेज है My वो pleasure. एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा कि बिलीव इन योर सेल्फ, हमेशा हार्ड वर्क करो, कभी अपना लर्निंग स्टॉप मत करो। अगर आपको वेब आ गया आप रेड टीमिंग में जाओ, या रेड टीमिंग आ गई तो आप नेटवर्क भी टीम में, या इस तरीके से पैरेलली आपका लर्निंग हमेशा बना रहना चाहिए, वरना आप कब पीछे छूट जाओगे आपको भी नहीं पता लगेगा। वाह, कितना अच्छा मैसेज नीरज ने दिया। एंड उन सभी लोगों को बताना चाहता हूँ जो अभी एंड तक देख रहे हैं कि अभी ये सीरीज खत्म नहीं हुई है, आने वाली सीरीज में आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिलते रहेंगे। और नीरज से अगर आप चाहते हो कि दोबारा एक नेक्स्ट वीडियो जरूर है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर करके बताएं। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।